हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 24 जून 2026 को बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत की गई थी और आज 25 जून 2026 को यह नियमावली जारी कर दी गई है। और यह पूरी नियमावली जो है, इसका एसओपी अब जारी कर दिया गया है। अब इस एसओपी में कुल 18 पन्ने हैं और उस 18 पन्ने पर इस नियमावली का विश्लेषण, नियम कानून सभी तय किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके हाइलाइट्स को देखेंगे कि इस स्थानांतरण नियमावली की प्रमुख बातें क्या क्या हैं और क्या क्या हाइलाइट्स हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिकों पर अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी ट्रांसफ़र से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो शुरू में इसमें जो भी इसकी भूमिका होती है, प्रस्तावना होता है किसी भी नियमावली को लागू करने का, उन सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है कि किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और क्या क्या ध्यान में रखते हुए यह नियमावली लाई गई है, उसी का इसमें जिक्र है। अब बात कर लें कि इसका संक्षिप्त नाम विस्तार क्या रखा गया है, तो यह नियमावली बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 कही जाएगी। यानी अब यह प्रवृत्त नियमावली जो है, यह नियमावली बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पर नाम इत्यादि के बारे में है। उसके बाद परिभाषाएं यानी डिफिनीशन दिए गए हैं उन सभी शब्दों के जिस शब्द का अंदर इस नियमावली में अलग अलग बिंदुओं पर जिक्र किया गया है। तो उसकी परिभाषा, किसी भी नियमावली में उन शब्दों की परिभाषा दी जाती है ताकि कानूनन रूप से वह शब्द परिभाषित रहे, किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो। जैसे इसमें जो है परिभाषाएं जो दी गई हैं, विद्यालय का दिया गया है, फिर मतलब विद्यालय का सेंस क्या होगा, प्राथमिक विद्यालय का क्या सेंस होगा, मध्य विद्यालय का क्या होगा, प्रारंभिक विद्यालय का क्या सेंस होगा, माध्यमिक विद्यालय का अर्थ क्या होगा, उच्च माध्यमिक का अर्थ क्या होगा, शिक्षक जहाँ जहाँ लिखा होगा उसका क्या अर्थ माना जाएगा, प्रधानाध्यापक लिखा जाएगा तो वह किनसे संबंधित होगा, प्रधान शिक्षक का जिक्र जहाँ जहाँ होगा वह किससे संबंधित होगा, राज्य सरकार का अर्थ क्या होगा, विभाग का अर्थ क्या होगा, नियुक्ति का प्राधिकार जो है उसका अर्थ क्या होगा। फिर आगे आप देखेंगे तो जिला स्थापना समिति का आशय क्या होगा। फिर आप देखेंगे तो डिवीजन स्तर पर जो स्थापना समिति बनाई गई है उसका अर्थ क्या होगा। फिर स्टेट लेवल पर बनाई गई है तो उस स्थापना समिति का क्या अर्थ होगा। जहाँ जहाँ मानक मंडल शब्द का जिक्र होगा उसका अर्थ क्या होगा। विभागीय पोर्टल का सेंस क्या होगा। शिक्षक अभाव वाला विद्यालय जहाँ लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा। अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय जहाँ लिखे होंगे उसका अर्थ क्या होगा। समायोजन या समानुपातिकरण जहाँ लिखा होगा उसका क्या अर्थ होगा। तो ये हम लोग हाईलाइट देख रहे हैं। फिर इस पर अलग से, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि विशेष चर्चाएं होंगी। हाईलाइट में देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर गृह पंचायत, गृह वार्ड जहाँ लिखा होगा उसका आशय क्या होगा। गृह प्रखंड का आशय क्या होगा। अधिमान्यता श्रेणी का आशय क्या होगा। सामान्य स्थानांतरण किसे कहा जाएगा। फिर पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण किसे कहा जाएगा। उसके बाद रखा गया है इस नियमावली में कि स्थानांतरण हेतु सामान्य सिद्धांत क्या होंगे, यानी कौन कौन से नियम सिद्धांत के रूप में रखे जाएंगे, क्या क्या सिद्धांत लागू रहेगा इस जो है स्थानांतरण में, ये पूरी नियमावली में लिखी गई है। तो इसके टोटल जो हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 20 सिद्धांत तय किए गए हैं। अब इसमें किस सिद्धांत का क्या असर होगा, कैसे लागू होगा, किस सिद्धांत का प्रभाव क्या पड़ेगा,
किस पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किस स्थिति में खराब होगा, कब इस सिद्धांत का लाभ मिल सकेगा, कब इस सिद्धांत से हानि होगी, इस पर अलग से हम लोग बात करेंगे। तो ये सामान्य स्थानांतरण के 20 सिद्धांत रखे गए हैं। फिर 3 के ही क में देखेंगे तो समायोजन समानुपातीकरण रखा गया है कि कैसे विद्यालयों में समायोजन होगा, समानुपातीकरण कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। चौथे नंबर में विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण, यानी तीसरे में सामान्य स्थानांतरण कैसे कैसे होगा, कौन कौन नियम लागू होंगे, उसका जिक्र किया गया है। चौथे नंबर में विशेष परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति की अधिमान्यता के लिए टोटल 7 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, हस्बैंड वाइफ की पोस्टिंग, विधवा, एकल अभिभावक, इन सब का। फिर पारस्परिक स्थानांतरण, समायोजन समानुपातीकरण और सामान्य स्थानांतरण, ये 7 श्रेणियां रखी गई हैं। और ये स्थानांतरण 7 श्रेणियों में होगा। 7 श्रेणी के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे, अलग अलग अंक मिलेंगे। तो ये 7 श्रेणी बनाई गई है स्थानांतरण से संबंधित। फिर आगे आप देखेंगे तो इसमें आपको गृह क्षेत्र संबंधित स्थानांतरण पदस्थापन का सिद्धांत दिया गया है कि किनका किस क्षेत्र में हो सकेगा, किस में नहीं होगा, किसके लिए कहाँ स्थानांतरित होना प्रतिबंधित रहेगा, कहाँ का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। महिला के लिए अलग होगा, पुरुष के लिए अलग होगा, गंभीर स्थितियों में अलग होगा। तो ये गृह क्षेत्र के लिए नियम होगा। फिर समान स्थानांतरण का सिद्धांत भी रखा गया है कि समान स्थानांतरण के लिए क्या क्या चीज़ें लागू होगी। फिर 5वें नंबर में प्रशासनिक दृष्टिकोण रखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज से जो है कभी भी किसी का स्थानांतरण कहीं भी कैसे किया जा सकेगा, उसका जिक्र किया गया है और उसके नियम इसमें रखे गए हैं। और ये भी कई सारे नियम हैं, टोटल 15 नियम रखे गए हैं कि प्रशासनिक आधार पर विभाग जब भी चाहेगा किसी का स्थानांतरण किस रूप में कैसे कर सकेगा, उसका भी जिक्र किया गया है। फिर 5 के क में प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रण, कि जो सामान्यतः प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है और विद्यालय से बाहर शैक्षणिक के नाम पर अस्थायी रूप से काफ़ी दिनों तक लोगों को रखा जा रहा है, उस पर नियंत्रण के लिए भी नियम बनाया गया है। फिर स्थापना समिति जो होगी 3 प्रकार की, उसका भी तय किया गया है कि जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्थापना समिति है उसमें कौन कौन लोग होंगे और यह किस स्थानांतरण पर फैसला लेंगे, क्या कुछ इनका अधिकार होगा, वह तय किया गया है। फिर डिवीज़न स्तर पर स्थापना समिति होगी तो ये जो है कितने लोग होंगे और ये क्या क्या फैसला लेंगे और इनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, एक ये होगा। फिर है राज्य स्थापना समिति स्टेट लेवल पर, इसमें भी है कि इतने इतने लोग रहेंगे, किसका क्या पद रहेगा, किसका क्या अधिकार होगा, ये तय किया गया है। फिर यहाँ पर स्थापना समिति के कार्य एवं दायित्वों का पूरा जिक्र किया गया है कि क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, कब कैसे ये फैसला लेंगे। 7वें नंबर में रखा गया है कठिनाइयों का निराकरण, इस नियमावली को लागू करने में किसी प्रकार के कठिनाई अगर आ रहे हैं तो क्या कुछ शक्ति रहेगी विभाग के पास। 8वें नंबर में अपील का जिक्र किया गया है कि अपील का क्या समय रहेगा, कितने दिनों तक अपील दायर किया जा सकेगा, उससे क्या होगा, इन सब चीज़ों को रखा गया है। फिर आगे आप देखेंगे तो इसमें जो है दंडात्मक प्रावधान भी रखे गए हैं कि कोई व्यक्ति गलत सूचना दे देता है, गलती ट्रांसफ़र ले लेता है, भ्रामक रूप से विभाग को भ्रम में रखकर कोई फ़ायदा लेता है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, उसका जिक्र किया गया है। फिर 10वें नंबर में विविध में इसमें रखा गया है कि कैसे क्या कुछ स्थानांतरण होना है, उससे संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। इस नियमावली को विभाग जब चाहे संशोधन कर सके, इसके लिए संशोधन की शक्ति भी इस नियमावली में निहित की गई है। 12 नंबर में निरसन को रखा गया है कि पहले से जितनी भी नियमावलियां हैं, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों या फिर आपको विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, नियमित शिक्षक हो,
उन सभी के नियमावली के स्थानांतरण पॉइंट को कैसे इस नियमावली से जो है निरसन किया जाएगा और उससे संबंधित प्रतिस्थापन कैसे किया जाएगा, वो सारी कानूनी बातें इसमें दी गई हैं। तो इस तरह से लंबा चौड़ा ये नियमावली बनाया गया है और इसमें अनुलग्नक भी लगाए गए हैं। और अनुलग्नक क्या है, तो अनुलग्नक है अंक आधारित वरीयता प्रणाली। तो इस अनुलग्नक में ये चीज़ें दी गई है कि यदि किसी एक ही पद के लिए, यानी एक ही किसी जगह पर जाने के लिए, किसी एक विद्यालय के एक विषय के लिए या एक पद के लिए स्थानांतरण के कई सारे दावेदार हो जाएं, तो उस समय कैसे होगा, तो इसके लिए स्थानांतरण अंक, पदस्थापन अंक, सेवा अंक, वरीयता अंक, इन सभी की गणना की जाएगी। और इस गणना के आधार पर स्थानांतरण होगा। तो सेवा अंक की गणना कैसे होगी, पोस्टिंग की गणना कैसी होगी, वरीयता अंक की गणना कैसे होगी। फिर वरीयता श्रेणी में जो विभिन्न अधिमान्यताएं रखी गई है, जो गंभीर स्थितियां लोगों की होंगी, उससे संबंधित जो चीज़ें रखी गई है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और उन सब के लिए भी अंक तय किए गए हैं और इससे संबंधित भी पूरा SOP जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो नियमावली बहुत ही लंबी चौड़ी है। नियमावली से कोई भी नियमावली आती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो मिलता भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है जिसको फुलफिल करना भी मुश्किल होता है। तो इस नियमावली का भी वही सारांश है कि ऐसा नहीं है कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं मिलना है या स्थानांतरण नहीं होगा या लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदे के रूप में स्थानांतरण पाएंगे भी, लेकिन बहुत जटिल नियम भी हैं और कई सारे नियमों को फुलफिल करने के बाद ही स्थानांतरण होगा। कई सारे नियम हैं कि किस किस स्थिति में होगा, कब नहीं होगा, म्यूचुअल कब होगा, कितने दिनों पर होगा, किनका कहाँ होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक एक करके बहुत लंबी चौड़ी रखी गई है। एक वीडियो में इसको क्लियर कर पाना संभव नहीं है, तो इसको हम लोग हाइलाइट्स के रूप में देखें। आगे पॉइंट वाइज हर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं नियमावली के हर बिंदु को क्लियर करूंगा। अगर अब तक चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।